हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चोल वंश। ये रीट की सेकेंड यूनिट का टॉपिक है, भारत वाली टॉपिक का। चोल वंश भारत के प्राचीनतम दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अपन ने अशोक के अभिलेखों में भी पढ़ा है। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। अपन ने 3 राज्य पढ़े थे अशोक के दूसरे अभिलेख में, चोल, चेर और पांड्य तथा सत्यपुत्र। तो अन्य 2 राज्य कौन से थे? पांड्य और चेर अथवा केरल। तो अशोक के अभिलेखों में भी इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। यह थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें प्रमुख शासक भी आएंगे, इनका प्रशासन भी आएगा, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ये देखिए, चोल वंश के बारे में प्रारंभिक जानकारी है। फिर इसके बाद प्रमुख शासक आएंगे इसके, करिकाल, विजयालय, आदित्य प्रथम, आदित्य राजराज प्रथम। फिर इसके बाद आएगा राजेंद्र प्रथम। फिर इसके बाद आएंगे कुलोत्तुंग। फिर आएगा चोल प्रशासन कैसा था, सैन्य संगठन कैसा था, चोल प्रशासन कितने भागों में बटा हुआ था, चोल कला, मंदिर, न्याय व्यवस्था, राज्य की आय के प्रमुख स्रोत, प्रांतीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन। फिर इसके बाद आएगी चोल कला, जिसमें मंदिरों के उल्लेख किया गए हैं। फिर इसके बाद आएगा चोल साहित्य। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। 2 यूनिट में होगा ये टॉपिक, 2 पार्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चोल वंश जो था ये प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। अन्य 2 राज्य कौन कौन से थे? पांड्य और चेर, जिसे केरल भी कहा जाता था, चेर को। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। जो चोल राज्य के निवासी थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो तमिल भाषी थे। चोल राज्य के निवासी जो थे वो तमिल भाषी थे। तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका एक अच्छा उदाहरण है। चोलों के विषय में सबसे प्रथम जानकारी जो मिलती है हमें किससे मिलती है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से हमें चोल वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले जानकारी हमें चोलों के विषय में किससे मिलती है? पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी से मिलती है। चोल राज्य जो था वो कहाँ तक विस्तृत था? आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचिरापल्ली और तंजौर तक फैला हुआ था चोल राज्य। याद रखना, चोल राज्य जो था वो आधुनिक कावेरी नदी घाटी, कोरोमंडल, त्रिचिरापल्ली और तंजौर तक फैला हुआ था। साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि चोलों की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? उत्तरी मन्नलूर थी। याद रखना, चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी वो तो थी उत्तरी मन्नलूर। फिर उसके बाद कालांतर में उरेयूर हुई तथा फिर तंजावुर चोलों की राजधानी बनी। तो 3 राजधानियां थी चोलों की, सबसे पहले उत्तरी मन्नलूर, फिर उरेयूर, फिर तंजावुर। चोलों का शासकीय चिन्ह जो था वो कौन सा था? बाघ था। चोलों का शासकीय चिन्ह क्या था? बाघ था। अब आते हैं इसके प्रमुख शासक के बारे में। पहला है उर्वप्प हरे इलंजेत चेत्री। ये एनसीईआरटी पैटर्न पर पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, कुछ पुस्तकों में विजयालय भी दिया हुआ होगा। उर्वप्प हरे इलंजेत चेत्री जो था ये चोल राजवंश का पहला शासक था और इसने अपनी राजधानी उत्तरी मल्लूर से कहाँ पर स्थापित की? उरेयूर में स्थापित की थी। याद रखना, चेत्री ने अपनी राजधानी उत्तरी मल्लूर से उरेयूर में स्थापित की थी। वह युद्ध में प्रयुक्त होने वाले अपने सुंदर रथों के लिए प्रसिद्ध था। युद्ध में अपने सुंदर रथों के लिए कौन सा चोल शासक प्रसिद्ध था? इलंजेत चेत्री। फिर इसके बाद आता है दूसरा शासक कलिकाल। करिकाल जो था ये चोल शासकों में प्रारंभिक जो चोल शासक थे उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इस साम्राज्य विस्तारवादी शासक ने अपने शासन के आरंभिक वर्षों में वर्णी नामक स्थान पर वेलरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रारंभिक चोल शासक ने वर्णी नामक स्थान पर वेलरी तथा अन्य 11 शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर प्रसिद्धि प्राप्त की थी? तो कौन है वो? करिकाल। करिकाल की दूसरी महत्वपूर्ण सफलता थी वह पर नंदलई के 9 छोटे छोटे शासकों की संयुक्त सेना को पराजित करना। तो वह पर नंदलई के 9 छोटे छोटे शासकों की संयुक्त सेना को किस चोल शासक ने पराजित किया था? तो करिकाल ने पराजित किया था। संगम साहित्य के अनुसार करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहार पतम अर्थात कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संगम साहित्य के अनुसार किस चोल शासक ने कावेरी नदी के तट या मुहाने पर पुहार पतम अर्थात कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी? किसने की थी? करिकाल ने की थी। फिर इसके बाद आता है शक्तिशाली नौसेना रखने वाला करिकाल शायद संगम युग का सबसे महान और पराक्रमी शासक था। शक्तिशाली नौसेना भी रखता था करिकाल, इसलिए इसे संगम युग का सबसे महान और पराक्रमी शासक कहा जाता है। तो शक्तिशाली नौसेना रखने वाला करिकाल संगम युग का सबसे महान और पराक्रमी शासक था। पट्टिनपाले कृति के उल्लेख के आधार पर करिकाल ने उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया था।
चेत्री ने भी उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया था। फिर इसके बाद पट्टिन पाले कृति के उल्लेख के आधार पर करिकाल ने भी उरेयूर को अपनी राजधानी बनाया था। करिकाल ने सिंहल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया था। सिंहल राज्य से भी इसने युद्ध किया था करिकाल ने, और जो युद्ध से बंदी बनाकर लाए हुए थे लोग, उनसे कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया था। और करिकाल जो था ये चोलों की राजधानी को उरियूर से कावेरीपत्तनम ले गया था। कावेरीपत्तनम कावेरीपत्तनम को भी करिकाल ने राजधानी बनाया था। तो चोलों की राजधानी को उरियूर से कावेरीपत्तनम कौन ले गया था? करिकाल ले गया था। करिकाल जो था यह चोल साम्राज्य पर 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक विद्यमान रहा। कावेरीपत्तनम जो थी ये चोल साम्राज्य की राजधानी कब से कब तक रही? 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक रही थी। फिर इसके बाद आता है विजयालय। 9वीं शताब्दी के मध्य लगभग 850 ईस्वी में चोल शक्ति का पुनरुत्थान किसने किया था? विजयालय ने किया था। कुछ किताबों में विजयालय को चोल वंश का संस्थापक माना जाता है। मैं एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो विजयालय 850 ईस्वी में चोल शक्ति का वापस पुनरुद्धार करता है। विजयालय को चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीनकर उरेयूर के स्थान पर इसे अपनी राज्य की राजधानी बनाया था। विजयालय ने पांड्य शासकों से तंजौर को छीन लिया और उरेयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राज्य की राजधानी बनाया था। तो याद रखना, किस चोल शासक ने तंजौर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था? विजयालय ने बनाया था। फिर इसके बाद आते हैं आदित्य प्रथम। यह विजयालय का पुत्र था और उत्तराधिकारी था। आदित्य प्रथम इसने 875 ईस्वी में चोल सिंहासन संभाला, राज सिंहासन पर बैठा। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। अपन ने पढ़ा था पल्लव शासन में कि पल्लव नरेश अपराजित को किसने हराया था? चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य प्रथम ने हराया था पल्लव नरेश अपराजित को। फिर इसके बाद आता है पल्लवों के अतिरिक्त उसने पांड्यों और कलिंग देश के राजाओं को भी पराजित किया था। आदित्य प्रथम ने किसे पराजित किया था? पल्लवों के साथ साथ पांड्यों और कलिंग देश के राजाओं को भी पराजित किया था। आदित्य प्रथम के बाद परांतक प्रथम शासक बना तथा पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को हराकर पांड्यों की राजधानी मथुरा पर अधिकार करके मधुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस चोल शासक ने मधुरै कोंड की उपाधि धारण की थी? तो परांतक प्रथम जो चोल शासक था इसने पांड्य नरेश राज सिंह द्वितीय को पराजित करके पांड्यों की राजधानी मथुरा को छीन लिया और मधुरै कोंड की उपाधि धारण की थी परांतक प्रथम ने आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। परांतक प्रथम ने उसने पांड्यों की राजधानी मथुरा पर अधिकार करके मधुरै कोंड की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम के बाद अरिमौली वर्मन या राजराज प्रथम प्रसिद्ध चोल शासक हुआ था। यह अब आया है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के शासन के 30 वर्ष चोल साम्राज्य के गौरवशाली वर्ष थे। इसने सर्वाधिक महत्वपूर्ण नीति का पालन किया था। राजराज की उपाधि भी धारण की थी इसने। राजराज प्रथम ने अपने पितामह पराकांत प्रथम की लोहे और रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि ग्रहण की थी। राजराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? राजराज प्रथम ने अपने पितामह परांतक प्रथम, ये पराकांत नहीं है परांतक है, परांतक प्रथम की लोहे और रक्त की नीति का पालन करते हुए राजराज की उपाधि ग्रहण की। राजराज प्रथम ने अपने शासन के 90वें वर्ष में सामरिक अभियान प्रारंभ किया था। चोल सत्ता के पुनरुद्धारक राजराज प्रथम ने बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान किए और दक्षिण के पांड्यों व चेर, पश्चिमी गंगों, उत्तर में कलिंग तक, उत्तरी श्रीलंका, मालदीव आदि को जीता था। तो याद रखना, चोल सत्ता के पुनरुद्धारक कौन थे? राजराज प्रथम थे। इसने ही बड़े पैमाने पर सैनिक अभियान चलाए थे और दक्षिण के पांड्यों व चेर, पश्चिमी गंगों, उत्तर में कलिंग तथा उत्तरी श्रीलंका और मालदीव को जीता था। इस अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम चोल विरोधी गठबंधन में शामिल पांड्य, चेर और श्रीलंका के शासकों पर राजराज प्रथम ने आक्रमण किया था। इस संयुक्त मोर्चे को नष्ट करने के लिए उसने सबसे पहले चेर नरेश भास्कर वर्मन को पराजित किया था। राजराज प्रथम ने सबसे पहले किसको पराजित किया था? चेर नरेश भास्कर वर्मन को पराजित किया था। चेरों के बाद राजराज ने पांड्य शासक अमर भुजंग को पराजित कर राजधानी मथुरा को अपने कब्जे में कर लिया। चेरों के बाद राजराज ने पांड्य शासक अमर भुजंग को हराया था और पांड्यों की राजधानी क्या थी? मथुरा थी, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया था। पांड्य राज्य पर अधिकार के बाद राजराज प्रथम ने श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुरम को बुरी तरह क्षतिग्रस्त नष्ट कर दिया था।
श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण किसने किया था? राजराज प्रथम ने, और उसकी राजधानी अनुराधापुरम को नष्ट कर दिया था। इस अभियान में राजराज ने अपने द्वारा जीते गए प्रदेश का नाम मामुंडी चोलमंडलम रखा था। याद रखना, किस चोल शासक ने अपने अभियान में जीते गए प्रदेश का नाम मामुंडी चोलमंडलम रखा था तथा पोलोनरुवा को उसकी राजधानी बनाया था? तो राजराज प्रथम ने। संभवतः इस विजय के बाद राजराज प्रथम ने जगन्नाथ का विरुद्ध अर्थात पदवी धारण कर पोलोनरुवा का नया नाम जगजात मंगलम रखा था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर पांड्य राज्य पर अधिकार किया, फिर श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण करके उसकी राजधानी अनुराधापुरम को हराया। फिर इसके बाद जीते गए प्रदेश का नाम क्या रखा? मामुंडी चोलमंडलम, और पोलोनरुवा को उसकी राजधानी बनाया। और इस जीत के बाद उसने जगन्नाथ की पदवी धारण करके पोलोनरुवा का नया नाम क्या रखा था? जगजात मंगलम रखा था। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में राजराज प्रथम ने मालदीव को जीता था। याद रखना, अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने किसे जीता था? मालदीव को जीता था। प्रशासनिक सुधारों में राजराज ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया था और स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन दिया था। वह धर्म सहिष्णु, कला और विद्वता का संरक्षक था। राजराज प्रथम ने नागपट्टनम में बौद्ध विहार की अनुमति दी थी तथा उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। याद रखना, राजराज प्रथम ने नागपट्टनम में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी तथा राजराज प्रथम ने ही अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। चोल राजराज प्रथम संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। याद रखना, इसके बारे में पूछा जाता है कि पूरे दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट कौन सा चोल शासक बना था? तो राजराज प्रथम। फिर इसके बाद आता है राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम का पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम 1014 ईस्वी में चोल सिंहासन पर बैठा था। राजेंद्र अपने पिता के समान ही योग्य शासक था। इसकी उपलब्धियों के बारे में सही जानकारी कौन से अभिलेखों से मिलती हैं? तिरुवालंगाडु और करंदाई अभिलेखों से मिलती हैं। राजेंद्र प्रथम की उपलब्धियों के बारे में जानकारी हमें तिरुवालंगाडु और करंदाई अभिलेखों से मिलती हैं। अपने विजय अभियान के प्रारंभ में इसने पश्चिमी चालुक्यों, पांड्यों और चेरों को पराजित किया था। इसके बाद 1017 ईस्वी में लंका राज्य के विरुद्ध अभियान में उसने वहां के शासक महेंद्र पंचम को भी हराया था। राजराज प्रथम ने भी हराया था महेंद्र पंचम को, और राजेंद्र प्रथम ने भी हराया था, और संपूर्ण सिंहल राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने उत्तरी पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने के लिए विशाल हस्ती प्रधान सेना का इस्तेमाल किया था। किस चोल शासक ने उत्तरी पूर्वी भारतीय प्रदेशों को जीतने के लिए विशाल हस्ती प्रधान सेना का उपयोग किया था? राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम के सामरिक अभियानों में उसकी सेनाओं ने उत्तरी भारत में बंगाल के गांगेय क्षेत्र तक विजय अभियान किए। कलिंग में चोल सेनाओं ने पूर्वी गंग शासक मधुका मारनव को पराजित किया था। पूर्वी भारत में बंगाल के पाल शासक महिपाल को भी हराया था। गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर राजेंद्र प्रथम ने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। याद रखना, परांतक प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? परांतक प्रथम ने उपाधि धारण की थी मधुरे कोंड की उपाधि धारण की थी परांतक प्रथम ने, और गंगकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की है? राजेंद्र प्रथम ने। तथा गंगा घाटी के अभियान पर विजय की स्मृति में कावेरी नदी के तट पर गंगकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी का निर्माण करवाया और मंदिर, तालाब आदि निर्मित करवाए थे। राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक एक बड़े तालाब का भी निर्माण करवाया था। याद रखना, गंगकोंड चोल की उपाधि राजेंद्र प्रथम और चोल गंगम नामक बड़े तालाब का निर्माण भी राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी जिसने पेग, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता था। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से भी युद्ध किया था। इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी जिसने पेग, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता था। राजेंद्र प्रथम ने श्री विजय शैलेंद्र शासक विजयोतुंग वर्मन को पराजित करके जावा, सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप पर भी अधिकार कर लिया था। तो किस चोल वंश के शासक ने विजयोतुंग वर्मन को पराजित करके जावा, सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने चालुक्यों से दक्षिणी प्रदेश छीने, चेरों की सत्ता समाप्त की तथा उसकी नौसेना ने सिंहल द्वीप, बंगाल की खाड़ी,
पार कर जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त करके एक विस्तृत चोल साम्राज्य स्थापित किया था। राजेंद्र प्रथम कला, साहित्य और शिक्षा का संरक्षक था। उसने एक वैदिक महाविद्यालय भी स्थापित किया था और राजेंद्र प्रथम ने चीन से सांस्कृतिक व व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। अब इसके बाद आता है राजाधिराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बाद उसका पुत्र राजाधिराज प्रथम चोल गद्दी पर बैठा था 1044 ईस्वी में। उसने तत्कालीन चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित करके चालुक्य राजधानी कल्याणी पर अधिकार किया और राजाधिराज प्रथम ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर को पराजित करने के बाद राजाधिराज ने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। उसके बाद 1052 ईस्वी में कोपन के युद्ध में लड़ते हुए राजाधिराज की मृत्यु युद्ध क्षेत्र में ही हो गई थी। राजाधिराज प्रथम का छोटा भाई था राजेंद्र द्वितीय। इसने युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक संपन्न करवाया था। इसके बाद वीर राजेंद्र शासक बना, जिसने पश्चिम के चालुक्यों को कुंडल संगमम के मैदान में पराजित करके तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की थी। याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस चोल शासक ने तुंगभद्रा नदी के किनारे विजय स्तंभ की स्थापना की थी, तो वीर राजेंद्र ने। फिर इसके बाद आता है 1070 ईस्वी में अधिराजेंद्र शासक बना था, लेकिन राज्य में हुए जन विद्रोह में उसकी हत्या हो गई। बाद में राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम नाम से शासक बना था। चोल लेखों में कुलोत्तुंग को सुंगमत वीर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है। सुंगमत वीर्त अर्थात करों को हटाने वाला किसे कहा गया है? कुलोत्तुंग को, अर्थात राजेंद्र द्वितीय को। कुलोत्तुंग ने चालुक्य चोलों के एक नए वंश की स्थापना की। चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? राजेंद्र तृतीय। याद रखना, चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। लगभग 1279 ईस्वी में पांड्यों ने चोल राज्य पर अधिकार करके इसे समाप्त कर दिया था। अब आता है चोल प्रशासन। चोल प्रशासन की जानकारी अभिलेखों, तत्कालीन साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण से मिलती है, जिसकी विशिष्ट राजनीतिक व सांस्कृतिक विशेषता थी। चोल प्रशासन के अंदर केंद्रीय नियंत्रण के साथ साथ ग्रामीण और स्थानीय स्वायत्तता का अद्भुत संतुलन था। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान ग्रामीण और स्थानीय स्वशासन का अद्भुत संतुलन प्राचीन कालीन किस वंश में देखने को मिलता है? तो वो कौन सा है? चोल वंश। फिर इसके बाद आता है केंद्रीय प्रशासन जो था, ये चोल शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक और वंशानुगत था। राजा प्रशासन का प्रधान था और उसकी सहायता के लिए अनेक अधिकारी गण थे। राजा के निजी सहायकों को उद्यम कुटुंब कहा जाता था। उच्च स्तरीय अधिकारी पेरुंदनम व निम्न स्तरीय अधिकारी सीरूत्रम कहलाते थे। ओले नायकम जो होता था ये प्रधान सचिव होता था। फिर इसके बाद आता है सैन्य संगठन। चोल नरेशों ने साम्राज्य की सुरक्षा और विजयों की दृष्टि से विशाल सेना का गठन किया था, जिसके अंदर पदाति, अश्वारोही और गजारोही 3 अंग थे। चोलों की स्थायी सेना में पैदल, गजारोही, अश्वारोही आदि सैनिक शामिल होते थे। कुंजीर मल्लर गजारोही दल को कहा जाता था। कुदिरेचवेगर अश्वारोही दल को, बिल्लीगढ़ धनुर्धारी दल को, सेगुंदर भाला से प्रहार करने में निपुण सैनिकों को और वेल्लेकोर राजा के अति विश्वसनीय अंगरक्षक को कहते थे। फिर इसके बाद आता है सेना गुल्मों और छावनियों में रहती थी। छावनियों को क्या कहा गया है? कड़गम कहा गया है। चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को नायक तथा सेनाध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। इसके अतिरिक्त चोलों ने एक शक्तिशाली नौसेना बनाई थी। चोल शासक अपने जहाज़ों को व्यापारिक और सैनिक दोनों कार्यों के लिए यूज करते थे। चोल नरेश राजराज प्रथम ने नौसेना द्वारा उत्तरी श्रीलंका, मालदीव और लक्षद्वीप को जीतकर साम्राज्य विस्तार किया था। राजेंद्र प्रथम की नौसेना ने अपने विजय वैजयंती गांगेय क्षेत्र, सिंहल द्वीप, बंगाल की खाड़ी के पार, जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप पर फहरा दी थी। इस समय बंगाल की खाड़ी चोल झील बन गई थी। याद रखना, नौसेना से किसने जीता था? ये सब जावा, सुमात्रा और मलय प्रायद्वीप राजेंद्र प्रथम ने। महाबलीपुरम तथा कावेरीपट्टनम प्रमुख चोल बंदरगाह थे। अब विस्तृत रूप से देखते हैं चोल प्रशासन। चोलों का जो प्रशासन था वो ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य जो था वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिनको क्या कहते थे? मंडलम कहा जाता था। संपूर्ण चोल राज्य जो था वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था, जिन्हें मंडलम कहते थे। मंडलम के उपविभाग क्या थे? कोट्टम, और कोट्टम के उपविभाग थे नाडु, कुर्रम और ग्राम। आपसे पूछा जा सकता है नाडु, कुर्रम और ग्राम कौन से प्रशासन में होते थे? तो चोल प्रशासन में होते थे। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमितः निर्वाचित होते थे।
भूमि की उपज का लगभग छठा भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कांसू कहलाता था, जो 16 औंस का होता था। याद रखना, चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था? कांसू कहलाता था, जो कि 16 औंस का होता था। अब आते हैं चोल कला। चोल कला ये अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। और नोट्स बन चुके हैं, आपको अगर चाहिए नोट्स तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।